ओके, लेट्स टॉक अबाउट किडनी फेलियर। तो किडनी फेलियर का मतलब है कि किडनीज जो है वो अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर पा रही। एंड क्या काम है उनका? नंबर वन ये है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से रिमूव करना। पहले तो ब्लड में से एक्सट्रैक्ट करना, ब्लड में से निकालना एंड देन बॉडी से रिमूव करना। एंड नंबर टू ऑस्मो रेगुलेटरी एक्टिविटी जो है, फंक्शन जो है, जिसमें वाटर एंड सॉल्यूट्स का जो बैलेंस है बॉडी के अंदर वो मेंटेन करना। तो ये किडनीज अगर नहीं कर पा रही तो इसका मतलब किडनीज दे हैव फेल्ड टू डू देयर वर्क। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड किडनी फेलियर। ये तब कहते हैं जब 85% ऑफ बोथ किडनीज जो है वो अफेक्टेड हो। किडनी फेलियर की दो हमारे पास क्लासिफिकेशंस होती हैं। एक होता है अक्यूट। अक्यूट का मतलब होता है कि बहुत जल्दी हुआ है, ये बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर हुआ है। और क्रॉनिक का मतलब ये है कि इट हैज़ टेकन अ लॉन्ग टाइम। तो अक्यूट किडनी फेलियर का मतलब ये है कि सडन लॉस हुआ है। अब वो सडन लॉस हुआ है तो इसके पीछे कोई ना कोई बहुत मेजर रीज़न जो है वो होता है। तो विद इन अ फ्यू डेज जो है वो किडनी शट डाउन हो जाती है, किडनीज अपना काम बंद कर देती है। मैंने प्रीवियसली जो एक्सप्लेन किया था कि इन्फेक्शन अगर आपके ब्लड के अंदर आ जाता है तो दिस इज नोन एज सेप्सिस। सेप्सिस इज वन ऑफ द कंडीशन के जिसके अंदर यू कैन हैव अक्यूट किडनी फेलियर, बिकॉज सेप्सिस के अंदर बहुत ज़्यादा ना वेजोडाइलेशन होती है। ब्लड वेसल्स जो है आपकी, जो नॉर्मली इस साइज़ के हैं, ब्लड वेसल्स इस साइज़ की हो जाती हैं। जब ब्लड वेसल्स इस साइज़ की हो जाती हैं और साथ में इनके दरमियान जो स्पेसेस हैं, नॉर्मली इनके दरमियान बहुत छोटी छोटी स्पेसेस होती हैं जिनके थ्रू फ्लूइड लीक करके बाहर जाता है, एक्सचेंज होता है। इनके दरमियान स्पेसेस बहुत बहुत बढ़ जाती हैं, तो सारा का सारा फ्लूइड लीक कर रहा होता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा लो होते हैं। ब्लड प्रेशर जब बहुत ज़्यादा लो होते हैं तो किडनीज को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता, और जब किडनीज को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता तो किडनीज डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। सो दिस इज वन ऑफ द कंडीशन जिसके अंदर अक्यूट किडनी फेलियर जो है वो हो सकता है। तो उनके अंदर भी हो सकता है कि जिनके अंदर कोई रीनल एबनॉर्मेलिटीज रही हो पहले, और उनके अंदर भी हो सकता है जिनमें किडनी का कोई इशू नहीं रहा, लेकिन कोई और रीज़न हुआ था जिसकी वजह से किडनीज डैमेज होना शुरू हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि सर्जरी के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया हो और पेशेंट को ब्लड ना मिला हो प्रॉपर्ली, उसके अंदर भी किडनी फेलियर हो सकता है। आमतौर पे उसके अंदर माइल्ड किडनी इंजरी होती है, लेकिन अगर उस किडनी इंजरी को ट्रीट ना किया जाए तो वो फेलियर की तरफ जा सकती है, एंड दिस विल बी कॉल्ड अक्यूट रीनल फेलियर। अक्यूट रीनल फेलियर, अक्यूट किडनी फेलियर एक ही बात होती है। तो वो कौन सी कंडीशंस हैं जो कि किडनी फेलियर करवा सकती हैं अक्यूटली? पहला है ब्लड लॉस। ब्लड लॉस इंजरी की वजह से भी, कोई अगर जो है वो एक्सीडेंट होता है उसके अंदर ब्लड लॉस हो गया। ब्लड लॉस जब होता है तो उसे आपको रिप्लेस करना पड़ता है। अगर आप उस ब्लड लॉस को रिप्लेस ना करें अगर आप उस ब्लड लॉस को रिप्लेस ना करें तो किडनीज की परफ्यूजन नहीं होती, किडनीज को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलता। और ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए भी और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी। तो जो पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज होती हैं वो ट्यूब्यूल्स को सप्लाई करती हैं और वाजा रेक्टा को सप्लाई करती हैं। तो वो जो भी एरियाज हैं नेफ्रॉन के, उनको जब प्रॉपर ग्लूकोज नहीं मिलेगा और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। तो ब्लड लॉस, ठीक है, ये ड्यूरिंग इंजरी भी हो सकता है, ड्यूरिंग सर्जरी भी हो सकता है, ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट भी हो सकता है। हार्ट अटैक, अगेन हार्ट का फंक्शन है ब्लड फ्लो पहुंचाना तमाम ऑर्गन्स से। हार्ट अटैक के अंदर ये होगा कि ब्लड जो है, हार्ट की एबिलिटी जो है ब्लड पंप करने की वो मुतासिर होगी, जिसकी वजह से अगेन ये हो सकता है कि किडनी जो है उनको प्रॉपर ब्लड ना मिले। जब प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा तो डैमेज होना शुरू हो जाएगा एंड देन किडनी फेलियर हो सकता है। देन लिवर फेलियर। लिवर फेलियर के अंदर भी जब लिवर फेल होता है तो उसके अंदर भी बॉडी के अंदर केमिकल्स रिलीज होते हैं जो अगेन वेजोडाइलेशन करवा सकता है। दूसरा ये है कि लिवर फेलियर जब होता है तो उसके अंदर लिवर की जो ब्लड की प्रोटीन्स है वो नहीं बनती। जब ब्लड की प्रोटीन्स नहीं बनती तो इसमें भी ये होता है कि जो ब्लड है उसमें से फ्लूइड लीक करने लगता है। तो इसके अंदर भी ऐसा हो सकता है कि किडनी की जो परफ्यूजन है, किडनी का जो ब्लड फ्लो है वो मुतासर हो रहा हो, एंड दैट कैन ऑल्सो कॉज किडनी फेलियर। एक और रीज़न जो हो सकता है वही हो सकता है कि लिवर जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बहुत सारे टॉक्सिक जो ड्रग्स होते हैं या बहुत सारे टॉक्सिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनको नॉन टॉक्सिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने का। तो अगर लिवर डैमेज है, लिवर फेल्ड है, तो लिवर ये काम नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से टॉक्सिक चीज़ें बॉडी के अंदर जमा हो जाएंगी और उनमें से कुछ जो है वो किडनी को डैमेज कर सकती हैं। कुछ मेडिकेशंस भी हो सकते हैं। देयर आर सर्टेन मेडिकेशंस जो कि नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं। नेफ्रोटॉक्सिक का मतलब वो किडनीज को डैमेज कर सकते हैं। तो अगर पेशेंट उन नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स के ऊपर है और मुसलसल जो है वो ड्रग्स ले रहा है, या फिर हॉस्पिटल के अंदर जो है वो कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती है जो कि किडनीज को डैमेज करते हैं, तो अगर टाइमली वो ना देखी जाए तो इट कैन ऑल्सो कॉज अक्यूट किडनी फेलियर। सिवियर एलर्जिक कंडीशन, किसी भी चीज़ से अगर बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई, किसी दवा से हो गई या फिर किसी और सब्सटेंस से हो गई, तो उसके अंदर भी यही होता है। ये जो मैंने बताया था, वेजोडाइलेशन होती है, ठीक है, बॉडी का रिस्पॉन्स आता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स, उसके अंदर सडन वेजोडाइलेशन होती है,
फ्लूइड लीक कर जाता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो किडनीज की परफ्यूजन नहीं होती। तो ओवरऑल अगर आप गौर करें तो मोर और लेस मैकेनिज्म सेम है कि किडनीज को जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी और प्रॉपर जो है वो नरिशमेंट नहीं मिलेगी तो सडन डिहाइड्रेशन में भी क्या होगा, बॉडी के अंदर वाटर कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, किडनीज की परफ्यूजन मुतासर होगी। सडन डिहाइड्रेशन स्वेटिंग की वजह से भी हो सकती है, एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से या एक्सेसिव यूरिनेशन की वजह से या मुसलसल डायरिया की वजह से। डायरिया इज वन ऑफ द रीजन। सिवियर डायरिया जब होता है जो कि कॉलरा के अंदर होता है तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि जिसमें जो है वो इतना बॉडी से पानी लॉस हो जाता है कि ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं रह पाते एंड किडनीज जो है वो शट डाउन हो जाते हैं। एंड इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, स्टोन्स की वजह से और इन्फेक्शन की वजह से। तो एनी रीजन जो कि किडनीज की फंक्शनिंग को मुतासर करेगा और इस पॉइंट के ऊपर लेके चला जाएगा कि किडनीज के अंदर परमानेंट डैमेज हो जाए या रिवर्सिबल डैमेज हो जाए तो दैट कैन कॉज अक्यूट किडनी फेलियर। क्रॉनिक किडनी डिजीज के अंदर ग्रेजुअल लॉस होता है, आहिस्ता आहिस्ता ओवर द इयर्स जो है वो लॉस होता है, किडनी की जो एबिलिटी है वो लॉस होती है। हम आमतौर पे जो देखते हैं, जो ब्लड टेस्ट करवा के देखते हैं उसमें एक टेस्ट जो होता है वो यूरिया होता है, ब्लड यूरिया, और दूसरा टेस्ट जो है वो क्रिएटिनिन होता है। तो हम इस क्रिएटिनिन के लेवल के ऊपर देख रहे होते हैं। क्रिएटिनिन जो है ये असल में मसल्स के अंदर प्रोटीन होती है, उसका प्रोडक्ट होता है क्रिएटिन। क्रिएटिन का प्रोडक्ट क्रिएटिनिन होता है। तो क्रिएटिनिन जो है किडनीज जो है वो एक्सक्रीट करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि किडनीज की जो एबिलिटी है क्रिएटिनिन एक्सक्रीट करने की, अगर तो वो मुतासिर हो रही है और ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि किडनी जो है वो अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर पा रही। जो जितना ज़्यादा क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ता रहता है उतना उससे हम को रिलेट करते हैं कि किडनी की फंक्शनिंग। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज के अंदर आपको नजर आएगा कि पेशेंट्स जो है उनका क्रिएटिनिन जो है नॉर्मल 0.6 टू 1.2 होता है। तो क्रिएटिनिन जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, 1.2 से 2 हो गया है, 3 हो गया है, 4 हो गया है, ओवर द ईयर्स ये बढ़ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि इनिशियली कोई सिम्टम्स ना हो, क्योंकि जब भी कोई चीज़ सडनली होती है, अक्यूटली होती है, तो उसके अंदर अचानक से सिम्टम्स नजर आते हैं। लेकिन कोई चीज़ अगर क्रॉनिकली चल रही होती है, स्लोली स्लोली चल रही होती है, तो बॉडी आराम से कंपनसेट कर रही होती है, तो कोई खास सिम्टम्स नहीं आते। तो ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट के अंदर आपको नजर आएगा क्रिएटिनिन बढ़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, जब सिम्टम्स आएंगे तो क्या होंगे, तो उसके अंदर फटीग होगी, बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, swollen हैंड्स एंड फीट होते हैं। अब ये क्यों है? बिकॉज किडनी का फंक्शन ये है कि एक्सेसिव वाटर को बॉडी से निकालना। जब एक्सेसिव वाटर नहीं निकलेगा तो वो बॉडी के अंदर टिश्यूज में जमा होगा, तो इसकी वजह से swollen हैंड्स एंड फीट होगा, जिसको आप एडिमा कहते हैं। वही पानी जब आपके लंग्स के अंदर जमा होगा तो वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ करवाएगा, बिकॉज आपसे लंग्स का काम है ऑक्सीजनेशन, ठीक है, यानी जो एयर है उसमें से ऑक्सीजन जानी है ब्लड के अंदर और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड आनी है बाहर। अब ये होता है एल्वियोलाई और कैपिलरी के दरमियान में, ठीक है। तो ये हमारे पास समझे एक बीच में लाइन सी है, दीज आर द एल्वियोलाई एंड दीज आर द कैपिलरीज। तो यहाँ से चीज़ निकल के यहाँ आ रही है, यहाँ से चीज़ निकल के यहाँ आ रही है। अब अगर मैं इस एल्वियोलाई को पानी से भर दूंगा, ठीक है, तो इस प्रोसीजर के अंदर मुझे डिफिकल्टी होगी। तो ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है जब लंग्स के अंदर जो है वो पानी भर जाता है। दूसरा फटीग होती है, क्योंकि किडनी का एक और फंक्शन जो है वो आपका एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करना होता है, जो कि रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करवाता है। तो इनके अंदर एनीमिया देखने को मिलता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स में आमतौर पे हमें एनीमिया देखने को मिलता है। बहुत सारी और प्रॉब्लम्स जो है वो किडनी डिजीज के पेशेंट्स में देखने को मिलती है। इनका ब्लड सही से क्लॉट नहीं हो पाता, ब्लीडिंग के चांस इनके अंदर ज़्यादा होते हैं। इनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि किडनीज का फंक्शन है सोडियम को पोटेशियम को रेगुलेट करना बॉडी के अंदर। एंड पोटेशियम इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज पोटेशियम जो है इट कैन कॉज एरिथमियास, हार्ट की जो नॉर्मल रिदम है उसको मुतासिर कर सकता है और सडन जो है वो हार्ट अटैक करवा सकता है या हार्ट जो है ना वो बिल्कुल स्टॉप करवा सकता है। एक और प्रॉब्लम जो इनके अंदर देखने को मिलती है क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट में, वो होता है एसिड बेस डिसऑर्डर्स, जिसके अंदर पीएच जो है वो ब्लड की ऊपर नीचे हो जाती है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि किडनीज का एक और फंक्शन होता है पीएच रेगुलेट करना। एक्सेसिव हाइड्रोजन जब बॉडी के अंदर होता है तो वो उसको यूरिन के अंदर डाल देती है, बॉडी से निकाल देती है, और बाइकार्बोनेट अगर कम होता है तो उसे अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। खैर, कॉजेस क्या हो सकते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज में? वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आहिस्ता 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 किडनी को डैमेज करती है? तो उसमें हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर जो है वो ओवरऑल पूरी बॉडी के हर ऑर्गन को डैमेज करता है, एंड वन ऑफ द ऑर्गन इज किडनी। तो हाइपरटेंशन की वजह से जो किडनीज के जो आर्टेरियोल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया यानी डायबिटीज, तो डायबिटीज के अंदर किडनीज, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ये पूरे एक टॉपिक है कि डायबिटीज के अंदर किडनीज जो है वो कैसे डैमेज होते हैं। तो डायबिटीज के पेशेंट में, अच्छा, ये
कॉमन ही होता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनके अंदर आमतौर पे हाइपरटेंशन भी देखने को मिलती है, और जिनके अंदर ये दोनों होते हैं उनके अंदर किडनी की इश्यूज भी देखने को मिलता है। एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो आपका क्या करवाता है, वो वेसल्स को डैमेज करता है। वेसल्स को डैमेज होना का मतलब होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हाइपरटेंशन होती है, हाइपरटेंशन की वजह से किडनी डिजीज होती है, ओवरऑल एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से भी किडनी डिजीज हो सकती है। कोई सिस्ट हो सकती है इनसाइड द किडनी, ठीक है, सिस्ट डेवलप हुई उसकी वजह से हो सकता है कि किडनी का एक पार्ट जो है वो अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा। देन अगेन स्टोन्स की वजह से और इन्फ्लेमेशन की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन की वजह से क्रॉनिक किडनी डिजीज। क्योंकि अगर इन्फेक्शन की वजह से होगा तो अक्यूटली कॉज करेगा, बहुत तेजी से सिम्टम्स आएंगे, लेकिन अगर इन्फेक्शन की वजह से स्लोली इन्फ्लेमेशन हुई है तो वो इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकती है क्रॉनिक किडनी डिजीज। सो दिस इज ऑल अबाउट किडनी डिजीजेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डायलिसिस। ओके, सो किडनीज जो है वो नेचुरल मींस है ब्लड प्योरीफाई करने का और अनवांटेड जो भी मटेरियल है उसको बॉडी से निकालने का। तो डायलिसिस जो है ये एक आर्टिफिशियल वे है, ठीक है। तो इट्स अ मेडिकल प्रोसीजर जो कि अनवांटेड या टॉक्सिक सब्सटेंसेस को जो है वो ब्लड से सेपरेट करता है, ताकि ब्लड जो है वो प्योरीफाई हो सके और बॉडी से तमाम जो वेस्ट मटेरियल है वो निकल सके। किन के अंदर किया जाएगा, या तो जिनकी किडनीज बिल्कुल ही नॉन फंक्शनल है, या फिर जिनकी किडनीज जो है वो उतनी फंक्शनल नहीं है जितना उन्हें होना चाहिए, मतलब रिड्यूस उनका फंक्शन है। बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि जीरो फंक्शन के ऊपर आ गई, बट बहुत ही रिड्यूस फंक्शन है और वो इस काबिल नहीं है कि बॉडी से इटसेल्फ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो खुद से निकाल सके। तो उनके अंदर असिस्ट के तौर पे, और कुछ लोगों के अंदर कम्प्लीटली चूंकि उनकी किडनी शट डाउन हो चुके हैं तो उनके अंदर एक्सेसिव वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या ज़रूरत है, क्यों करना पड़ता है, तो मैंने बताया था कि जिनके अंदर भी किडनी फेलियर होता है, चाहे वो अक्यूट किडनी फेलियर हो चाहे वो क्रॉनिक किडनी फेलियर हो, तो उनके अंदर एक तो वाटर का अमाउंट जो है वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होने लगता है, जो कि अगर तो खाली हाथों और पैरों में हो वैसे तो तब भी मसले वाली बात है, बट जब वो लंग्स के अंदर जमा हो जाता है तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, और जब वो ब्रेन के अंदर जमा हो जाता है तो सेरेब्रल एडिमा करवाता है। सेरेब्रल एडिमा, सेरेब्रल स्वेलिंग का मतलब ये होगा कि ब्रेन के सेल्स जो है उनके अंदर या ब्रेन के टिश्यूज के अराउंड बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाएगा, तो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन जो है वो मुतासर होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रो बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज, जो कि बहुत सारे हमारे आयंस हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, इनके अमाउंट्स जो है हो सकता है कि एक्सेसिव हो या कम हो, तो उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हो सकती हैं। स्पेशली जो पोटेशियम है, पोटेशियम जो है इट कैन कॉज एरिथमियास, हार्ट की रिदम जो है वो डैमेज करता है, वो डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो इसी वजह से ज़रूरत पड़ती है फॉर द डायलिसिस। तो बॉडी फील्स अनरेस्ट पर्टिकुलरली इन ब्रीदिंग, और दूसरा ये कि बायोकेमिकल कंपोनेंट्स जो है वो बढ़ सकते हैं, जो कि हार्ट के लिए भी डैमेजिंग होते हैं। अमोनिया जो है वो बॉडी के अंदर बढ़ सकता है, विच कैन बी डैमेजिंग फॉर योर ब्रेन। अब डायलिसिस की डिफरेंट टाइप्स होती है डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या निकालना चाह रहे हैं। देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ डायलिसिस के जो बॉडी से सिर्फ पानी निकालते हैं। उसमें एक टाइप जैसे होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेट, ठीक है, और दूसरा ये कि कुछ वैरायटीज ऐसी होती हैं कि जो पानी के साथ साथ सॉल्यूट्स भी निकालती हैं। तो ये एक जो है ना वो तरीका होता है डिसाइड करने का कि किस पेशेंट के अंदर कौन सा डायलिसिस इस्तेमाल होगा। दूसरा जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है डायलिसिस की टाइप वो करने में, वो ये होता है कि पेशेंट को जो है पेशेंट के हीमोडायनामिक्स कैसे हैं, पेशेंट के ब्लड प्रेशर्स कैसे हैं। अगर पेशेंट के हीमोडायनामिक्स अच्छे हैं, ब्लड प्रेशर्स अच्छे हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा फास्ट आप कर सकते हैं। तो कुछ वैरायटीज़ ऐसी होती हैं जिनमें फास्ट होता है, और कुछ वैरायटीज़ ऐसी होती हैं कि जिनके अंदर हमें स्लो डायलिसिस करना पड़ता है, बिकॉज इतना तेज़ी से अगर ब्लड बॉडी से निकाला जाएगा तो वो पेशेंट जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो खैर यहाँ पे जो है हमारे पास वो एक हीमोडायलिसिस है, एक पेरिटोनियल डायलिसिस है, और एक CRRT है, कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो हीमोडायलिसिस जो है वो अगेन एक मशीन करती है, जिसे आप आर्टिफिशियल किडनी कह सकते हैं या डायलिसिस मशीन कह सकते हैं। तरीका सबके अंदर वही है। एक अदद आपकी बॉडी है जिसके अंदर ब्लड है, ठीक है, और दूसरी तरफ होगा एक फ्लूइड जिसको आप डायलिसेट कहेंगे, और इनके दरमियान एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी। तो ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है, जो भी एक्सेसिव मटेरियल है, वो क्रॉस करके जो है वो इस डायलिसेट के अंदर आते रहेंगे, ठीक है। तो सेम मैकेनिज्म है, चाहे हीमोडायलिसिस हो रहा हो, चाहे CRRT हो रहा हो, चाहे पेरिटोनियल डायलिसिस हो रहा हो, सेम मैकेनिज्म है। बस फर्क ये होता है कि पेरिटोनियल डायलिसिस बॉडी की अपनी नेचुरल मेम्ब्रेन को यूटिलाइज करता है, जो कि पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, और CRRT या फिर ये जो है ये आपके मशीन्स के जरिए होते हैं, जिसके अंदर आर्टिफिशियल एक मेम्ब्रेन होती है, बट वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो ये जो आर्टिफिशियल किडनी है, ये जो डायलिसिस मशीन है, इसके अंदर ट्यूब्यूल्स होते हैं, बहुत
ये जो आपके पास लगा हुआ है इसके अंदर ट्यूब्स होती हैं एंड देन उनके अराउंड जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है और उन ट्यूब्स के जरिए जो है वो आपका ब्लड गुजरता है और इसको सस्पेंड किया जाता है एक टैंक के अंदर और उस टैंक के अंदर आपका डायलाइजिंग फ्लूइड होता है या फिर डायलिसेट होता है। ठीक है, ये जो बीच में नजर आ रही है ये आपकी ट्यूब्स है। ठीक है, इनके जरिए ब्लड गुजर रहा है, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और इस टैंक के अंदर जो है वो एक तरफ से फ्रेश डायलिसिस सोल्यूशन जा रहा है, डायलिसेट जा रहा है और इधर से यूज डायलिसिस सोल्यूशन या डायलिसेट जो है वो वापस आ रहा है। तो दरमियान में यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। ब्लड जो है वो यहाँ से पेशेंट की बॉडी से निकल रहा है, यहाँ से गुजर के इसमें एंटर हो रहा है इन ट्यूब्स के अंदर, इन ट्यूब से फिर ये वापस पेशेंट की बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो वापस जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक हमारे पास मैकेनिज्म होता है डायलिसिस का। अच्छा, अब एक जो कॉन्सेप्ट है वो है एवी फिस्टुला का या एवी ग्राफ्ट का। एवी का मतलब ये है कि आर्टेरियोवीनस। तो इसमें करते ये हैं कि एक छोटा सा इंसिजन लगा के बॉडी के किसी हिस्से के अंदर, यूजुअली आर्म के अंदर ऐसा होता है कि एक आर्टरी जो है उसको वेन के साथ जो है ना मिला देते हैं। इसको हम कहते हैं आर्टेरियोवीनस ग्राफ्ट या आर्टेरियोवीनस फिस्टुला कहते हैं। ये उन पेशेंट्स के अंदर होता है जिन्हें लॉन्ग टर्म डायलिसिस की जरूरत होती है। अदरवाइज एक तरीका और भी होता है, अगर किसी पेशेंट को बहुत इमरजेंसी के अंदर डायलिसिस की जरूरत है तो इतना टाइम, क्योंकि इसको हील होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसको फॉर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आर्टेरियोवीनस ग्राफ्ट के बजाय फिर उनके अंदर एक लाइन डाली जाती है जिसको हम डायलिसिस लाइन कहते हैं। ये किसी बॉडी की बड़ी वेन में डाली जाती है, चाहे नेक की वेन में डाली जाए, चाहे नीचे ग्रोइन जो है जो थाइज है वहाँ पे वेन्स होती हैं उनके अंदर डाला जाए, तो उस वेन के जरिए भी आप डायलिसिस कर सकते हैं। ये तब होता है जब पेशेंट जो है वो क्रॉनिक किडनी फेलियर का नहीं है, फॉर एग्जांपल अक्यूट उसकी किडनी फेल हुई है और उसको हो सकता है कि एक बार डायलिसिस की जरूरत पड़े या हो सकता है 2 बार डायलिसिस की जरूरत पड़े, लाइफ लॉन्ग डायलिसिस की उसकी जरूरत नहीं है, तो उसके अंदर हम एक सेंट्रल लाइन डालेंगे, डायलिसिस लाइन डालेंगे और उसके जरिए डायलिसिस कर देंगे। लेकिन वो पेशेंट्स के जिनके अंदर कंटिन्यूस डायलिसिस होना है, फॉर एग्जांपल हीमोडायलिसिस हो रहा है, हफ्ते में 3 दफ़ा होता है उनका, तो उनके अंदर वो लाइंस, क्योंकि जो भी आर्टिफिशियल लाइंस बॉडी के अंदर डलती हैं वो जो है इन्फेक्शंस का रिस्क उससे बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चूँकि अपनी बॉडी की पाइप्स हैं, आर्टरी भी अपनी है, वेन भी अपनी है, सिर्फ उनको कंबाइन करना है, तो इससे इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो लो हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर 2 नीडल्स इंसर्ट की जाती हैं। एक नीडल जो है उससे ब्लड जो है वो निकल के डायलिसिस मशीन के अंदर जा रहा है, यहाँ से एक नीडल यहाँ पे इंसर्ट की गई है जिससे ब्लड निकल के डायलिसिस मशीन के अंदर जा रहा है और दूसरी जो नीडल है उससे ब्लड वापस पेशेंट की बॉडी के अंदर आ जाता है, जो कि फिल्ट्रेशन के बाद आता है, जिसमें से सारे के सारे जो वेस्ट मटेरियल है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे के सारे निकल चुके होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका जो फंक्शन है वो किडनी के जैसा ही है। ठीक है, लेकिन ये है कि एक चीज़ इसके अंदर नहीं हो रही है, वो ये है कि रीअब्जॉर्प्शन, तो इसके अंदर कोई रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व नहीं होती, बाकी वही फंक्शन है, फिल्ट्रेशन हो रही है, सिक्रीशंस हो रही है, फिल्ट्रेशन हो रही है और रिमूवल हो रहा है, बट कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं है। इट टेक्स अराउंड 4 आवर्स, एक सेशन जो है 4 आवर्स भी हो सकते हैं, 5 आवर्स भी हो सकते हैं और ये 3 टाइम्स वीकली होता है और ऑल्टरनेट डे के ऊपर पेशेंट को होता है। कॉम्प्लिकेशंस जो डायलिसिस की हो सकती हैं उसके अंदर ब्लड इन्फेक्शन का रिस्क है। जाहिर है, जब भी आप नीडल इंसर्ट करते हैं कहीं पर, जब भी स्किन प्रिक होती है तो उसके अंदर इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। तो जब भी चूंकि स्किन जो है वो बैरियर होता है किस चीज़ के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दूर रखने के लिए ना, तो जब भी स्किन पियर्स होगी, जब भी स्किन के अंदर प्रिक लगेगा, जब भी नीडल इंसर्ट होगी, तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रहता है। देन थ्रोम्बोसिस, जहाँ पे भी ग्राफ्ट बना हुआ है वहाँ पर थ्रोम्बोसिस हो सकता है, वो ग्राफ्ट जो है वो ब्लॉक हो सकता है और ब्लीडिंग हो सकती है। इंटरनल ब्लीडिंग क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे इस प्रोसीजर के दौरान जो है वो हेपेरिन इन्फ्यूजन जो है वो चलाया जाता है ताकि ब्लड क्लॉट ना हो। हेपेरिन जो है वो एंटीकोएगुलेंट है, ब्लड को क्लॉट होने से, ब्लड को जमने से जो है वो रोकता है। तो जाहिर है ये ब्लड के अंदर शामिल किया जा रहा था कि ब्लड क्लॉट ना हो, और यही ब्लड जो है वो पेशेंट के अंदर जा रहा है, तो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग रहता है। बट ये है कि लिमिटेड अमाउंट इस्तेमाल किया जाता है, बहुत एक्सेसिव यूज़ नहीं की जाती, बट देयर इज़ अ रिस्क क्योंकि एंटीकोएगुलेंट के ऊपर है पेशेंट। दूसरी टाइप का जो है हमारे पास वो कंटिन्यूस यूरिन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, सेम तरह से होता है हीमोडायलिसिस की तरह से, बट ये है कि इसकी जो ड्यूरेशन है वो 24 आवर्स है। कंटिन्यूस का मतलब यही है कि 24 आवर्स है। तो इसमें और इसमें फ़र्क क्या होगा? हीमोडायलिसिस अगर 4 घंटे के अंदर हो रहा है तो इट विल बी फास्ट, इसके अंदर जो स्पीड होगी वो फास्ट होगी, तो इसके अंदर हीमोडायनामिक आपको देखने पड़ेंगे। पेशेंट अगर स्टेबल है, हीमोडायनामिक्स सही है, तो आप ये कर सकते हैं, बट अगर पेशेंट की हीमोडायनामिक्स अच्छे नहीं है तो वो बहुत तेज़ी से ब्लड निकलना जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उसके अंदर फिर आप कंटिन्यूस यूरिन रिप्लेसमेंट थेरेपी करेंगे जो कि 24 आवर्स की चलेगी, जिसके अंदर स्लो स्लो मूवमेंट होगी, कोई जल्दी नहीं है, कहीं नहीं जाना। ठीक है, या फिर ऐसे पेशेंट्स के जो बार बार नहीं करवा सकते तो उनके अंदर एक लंबा प्रोसीजर जो है वो आप
कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का कर देंगे। तो जो डायलिसिस आप प्रीवियसली कर रहे थे हीमोडायलिसिस, जो कि ऑल्टरनेट डे के ऊपर हो रहा था, उसे आप इंटरमिटेंट हीमोडायलिसिस कहते हैं क्योंकि आप बीच बीच में कर रहे हैं, जबकि ये कंटिन्यूस चलता है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस, मेजर डिफरेंस ये होता है कि चूंकि इंटरमिटेंट हीमोडायलिसिस के अंदर आप 4 घंटे के अंदर बॉडी से सॉल्यूट और फ्लूइड निकाल देते हैं, तो उसकी वजह से हीमोडायनामिक चेंजेस आते हैं ब्लड प्रेशर्स के अंदर, या बॉडी की जो फ्लूइड कंपार्टमेंट्स होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कुछ फ्लूइड कंपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कुछ फ्लूइड जो है वो सेल के अंदर है, उसे इंट्रासेलुलर कहते हैं, कुछ फ्लूइड सेल के बाहर है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर कहलाता है, कुछ फ्लूइड इसमें से ब्लड वेसल्स के अंदर है जो इंट्रावैस्कुलर कहलाता है, कुछ फ्लूइड जो है वो टिश्यूज के अंदर है जो कि इंटरस्टिशियल कहलाता है। तो ये फ्लूइड कंपार्टमेंट के दरमियान पानी का मूव करना जो है ये फ्लूइड शिफ्ट कहलाता है, तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं और सॉल्यूट के निकलने की वजह से बॉडी के अंदर चेंजेस ज़्यादा आ सकते हैं। जबकि कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी बहुत स्लोली होती है, पूरे 24 घंटे चल रही है ये, इट्स लाइक अ नॉर्मल किडनी, तो उसके अंदर इतना कोई सडन हीमोडायनामिक चेंजेस नहीं आते। तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर दोज पेशेंट जो कि हीमोडायनामिक चेंजेस या ब्लड प्रेशर के अंदर, जिनके ऑलरेडी ब्लड प्रेशर लो है या फिर वो कोई ऐसी दवाओं के ऊपर है जो ब्लड प्रेशर को ऊपर रखने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर मशीन की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज योर एब्डोमिनल कैविटी जो है उसको यूज़ किया जाता है ब्लड फिल्टर के लिए। जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके अंदर की जो लेयर होती है उसे हम पेरिटोनियम कहते हैं, और उस पेरिटोनियम के अंदर जो है वो ब्लड लाइनिंग होती है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो फ्लूइड को जो है वो पेरिटोनियल स्पेस के अंदर डाल दिया जाता है एंड उस मेम्ब्रेन को यूटिलाइज करते हैं। वो मेम्ब्रेन जो है उसके थ्रू चीज़ें क्रॉस करके ब्लड में चली जाती हैं एंड वेस्ट मटेरियल जो है वो क्रॉस करके वहाँ जाता है पेरिटोनियल फ्लूइड के अंदर। एंड 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स, ठीक है, इतनी देर तक जो है वो इसके अंदर यूजुअली लेस टाइम का होता है, बट 2 आवर्स से कम नहीं होता। तो इतनी देर में ये हो जाता है एक्सचेंज ब्लड और डायलिसेट के दरमियान, और उसके बाद डायलिसेट को जो है वो निकाल लिया जाता है। तो ये आप दिन में जो है वो मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं और ये आप घर पे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इंसिजन लगेगा लोअर एब्डोमिनल कैविटी में ताकि एक कैथेटर पास कर सके। देन एक आपके पास बैग होगा जिसके अंदर डायलिसेट होगा, उसको आप एक जगह पे लटका देंगे। इसके अंदर शायद इमेज बनी हुई है, हाँ, तो ये बैग है, इसको आप ऊपर लटका देंगे तो ग्रेविटी के थ्रू नीचे वाला बैग जो है वो आपने क्लाइम किया हुआ है, ये ड्रेनेज बैग होता है। तो इस बैग को खोला हुआ है, इससे फ्लूइड जो है वो मूव करके आपके पेरिटोनियल स्पेस के अंदर चला जाएगा, पेरिटोनियल कैविटी में जहाँ पे लाइनिंग है पेरिटोनियम, उसके थ्रू जो है वो एक्सचेंज हो जाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर से, जो है वो जो भी वेस्ट मटेरियल है वो निकल के इसके अंदर आ जाएगा। देन 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद आप जो है वो ऊपर वाला बैग जो ऑलमोस्ट खाली हो चुका है, अब नीचे वाला बैग खोल देंगे तो ग्रेविटी के थ्रू ये ड्रेन हो जाएगा। तो कलर के अंदर अगर आप देखें तो कलर के अंदर चेंज आ गया, इसका मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स थे वो सारे के सारे ब्लड से शामिल हो गए, ब्लड से जो है वो डायलिसेट के अंदर आ गए। तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एक पेरिटोनियम होती है जो कि नेचुरल फिल्टरिंग मेम्ब्रेन के तौर पे काम करती है। आप डायलिसेट को डालते हैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर और वो टॉक्सिन्स जो है वो ब्लड के अंदर से निकल के इसके अंदर आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इस डायलिसेट के अंदर जो है वो कोई टॉक्सिक मटेरियल नहीं है, टॉक्सिक प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन ब्लड के अंदर है तो ब्लड से मूव करके इस डायलिसेट के अंदर आ जाएंगे जस्ट बिकॉज के कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है। कुछ आवर्स के लिए रहता है जो कि 2 आवर्स हो सकते हैं, 3 आवर्स हो सकते हैं, एंड देन जो है उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ठीक है, यू कैन रिपीट इट 4 to 5 टाइम्स अ डे। लेस इफेक्टिव फॉर्म है हेमोडायलिसिस की, बट कैन बी परफॉर्म फॉर लॉन्गर पीरियड्स। फ़ायदा क्या है इसका? मोर बेटर टॉलरेटेड बाय पेशेंट, इसके अंदर कोई बहुत हेमोडायनामिक चेंजेस नहीं आते, मोर फ्लेक्सिबल है और लेस इन्फेक्शंस के साथ है, बट सॉरी मोर इन्फेक्शंस के साथ है। एब्डोमिनल इन्फेक्शन के चांसेस जो है बिकॉज आप बॉडी की एक कैविटी को यूटिलाइज कर रहे हैं तो मोर इन्फेक्शंस है, बट ये है कि फ्लेक्सिबल है एंड लेस उसका है लेस आवर्स का। द लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस किडनीज चैप्टर इज किडनी ट्रांसप्लांट। तो किडनी ट्रांसप्लांट जो है ये एक वो प्रोसीजर है कि जिसके अंदर जब किडनीज फेल हो गई हैं तो बजाय इसके कि फॉर एग्जांपल कोई यंग पेशेंट है तो किडनीज अगर फेल हो गई हैं तो इतना ज़्यादा हीमोडायलिसिस करना, पूरी ज़िंदगी डायलिसिस के ऊपर रहना, फिर उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, फिर थ्रोम्बोसिस के चांसेस जो ग्राफ्ट बना है, देन इन्फेक्शंस के चांसेस हैं, देन ब्लीडिंग का रिस्क है, देन और बहुत सारी रीजंस हैं। उसके अलावा लाइफस्टाइल जो मतलब रिपीटेडली अगर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है हीमोडायलिसिस के लिए तो जॉब नहीं कर सकते प्रॉपर्ली, तो उनके लिए होता है कि फिर किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट की जाती है। एक हेल्दी किडनी ली जाती है किसी डोनर से, वो लिविंग डोनर भी हो सकता है, वो डिसीज डोनर भी हो सकता है, यानी जो मर चुका हो, और उसे जो है वो लगाया जाता है। जो प्रीवियस किडनी होती है, जो ख़राब किडनी होती है, वो उन्हें वहीं रख दिया जाता है अनलेस
अगर उनमें कोई इन्फेक्शन है तो निकाला जाएगा, या फिर अगर कुछ और प्रॉब्लम कॉज करी है तब निकाला जाएगा। अदरवाइज जो न्यू किडनी होती है उसको थोड़ा सा नीचे एब्डोमेन के अंदर जो है वो प्लेस किया जाता है, और डिसीज किडनी को, जो भी डिजीज किडनी होती है उन्हें वहीं छोड़ दिया जाता है। तो हम प्रीवियसली भी पढ़ चुके हैं कि किडनी के फंक्शन जो है वो किस किस वजह से लॉस हो सकते हैं। तो किडनी फंक्शन जो है वो हाई ब्लड शुगर लेवल की वजह से, यानी डायबिटीज़ की वजह से, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर की वजह से, किडनी स्टोन्स की वजह से, या सिस्टिक डिजीज़ होती है जो कि पैदाइशी होती है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, तो उसमें मल्टीपल सिस्ट बने हुए होते हैं, फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ होती हैं, किडनी जो है वो अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। तो इन तमाम रीजंस की वजह से यंग पेशेंट्स के अंदर या उन पेशेंट्स के अंदर के जिनकी लाइफस्टाइल जो है वो मुतासर हो रही है बहुत ज़्यादा, या फिर जिनके पास डोनर है, सबसे बड़ा मसला जो इसके अंदर होता है वो ये होता है कि जो मैच करना होता है किडनीज, वो मैचिंग जो है वो प्रॉपर्ली नहीं मिलती। तो बहुत मुश्किल से जो है वो आपको ऐसा डोनर मिलता है कि जिसकी किडनीज जो है वो लगाई जा सकती है आपकी बॉडी के अंदर। तो इसके अंदर एक तो ब्लड ग्रुप मैचिंग होती है, और दूसरा एक तरह की एंटीजन सिस्टम होता है जिसको हम HLA कहते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। हर सेल के ऊपर जो है वो एक एंटीजन लगी हुई होती है जो कि उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। एंटीजन वो पार्ट होता है जिसे आपका इम्यून सिस्टम रिकग्नाइज कर लेता है। तो आपकी बॉडी के जितने भी सेल हैं उसके ऊपर जो है वो एक तरह की एंटीजन लगी हुई है। असल में इस तरह का मॉलिक्यूल होता है। तो जो भी प्रोटीन्स इस सेल के अंदर बनती हैं उनका एक छोटा सा हिस्सा जो है वो यहाँ पे रखा जाता है, जिसको आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं, एंड दे डू नॉट अटैक अगेंस्ट इट बिकॉज दे नो कि ये हमारी अपनी बॉडी सिंथेसाइज कर रही है। जबकि जो भी सेल बॉडी के बाहर से आएगा उसके ऊपर जो इस सेल के ऊपर प्रोटीन्स होंगी वो आपकी बॉडी की अपनी नहीं होंगी, तो उसे इम्यून सिस्टम जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा एज अ फॉरेन एंटीजन, यानी बाहर से आएगा और उसके खिलाफ अटैक कर देगा। तो ये जो मैचिंग है इसमें कंप्लीट मैचिंग तो बहुत मुश्किल से मिलती है। कंप्लीट मैचिंग तो सिर्फ आपके आइडेंटिकल ट्विन की हो सकती है, यानी जो आपके ट्विन जैसे हैं जिनका सेम डीएनए, तो उनका HLA एंटीजन जो है वो कंप्लीटली मैच करता है। अदरवाइज परसेंटेज होती है, कितना परसेंट तक मैच कर रहा है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि रिजेक्शन नहीं होगी। तो ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए, और दूसरा HLA एंटीजन सिस्टम जो है वो सेम होना चाहिए, सेम नहीं सिमिलर होना चाहिए, या फिर मैचिंग होनी चाहिए उसकी, जब भी जो है वो किडनीज बॉडी जो है वो न्यू किडनी को एक्सेप्ट करेगी। प्रॉब्लम्स क्या है ट्रांसप्लांट के अंदर? ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट जो है वो ऐसी ड्रग्स के ऊपर रखा जाता है, उसे ऐसी ड्रग्स दी जाती हैं जिन्हें हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स कहते हैं, क्योंकि जाहिर है कंप्लीट मैचिंग तो होती नहीं है, तो कंप्लीट मैचिंग नहीं होती तो फिर इम्यून सिस्टम को अटैक करने से रोका जाता है। इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती हैं जो कि इम्यून सिस्टम को शट डाउन करवाती हैं थोड़ा सा, तो लाइक साइक्लोस्पोरिन है या दूसरी ड्रग्स हैं। तो अब जाहिर है इम्यून सिस्टम अगर आप सप्रेस करके रखेंगे तो बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए तो ये हेवन बन जाएगा, और इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो इम्यूनोसप्रेशन इसीलिए रखी जाती है ताकि न्यू किडनी जो है वो उसे रिजेक्ट ना करें, बट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं बॉडी के अंदर, और ये इम्यूनोसप्रेशन जो है ये लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। यस, रिडक्शन डोज के अंदर रिडक्शन शायद हो जाए, बट ये है कि लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी। बाकी ये है कि मेजर सर्जरी है, ट्रांसप्लांट सर्जरी जो है वो एक मेजर सर्जरी है, और पेशेंट जो है उसके अंदर ना सिर्फ किडनी के इशू होंगे बल्कि और भी इश्यूज हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, और हार्ट की कोई कंडीशन हो सकती है, ब्रेन की कोई कंडीशन हो सकती है, क्योंकि जो भी इस तरह के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर मल्टीपल ऑर्गन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो मेजर सर्जरी है, बड़ी सर्जरी है, ब्लीडिंग का रिस्क होता है। देन जो किडनी ली जा रही है उसके अंदर अगर कोई हिडन इन्फेक्शन है, या उसके अंदर अगर कोई ट्यूमर है या कैंसर है जो कि अनडायग्नोज था या फिर बहुत माइल्ड था लेकिन वो बाद में हो सकता है बढ़ जाए, तो उसके ट्रांसफर का रिस्क हो सकता है। देन दौरान ऑपरेशन या ऑपरेशन के बाद भी हार्ट अटैक, स्ट्रोक या डेथ का रिस्क हो सकता है। बट ये है कि यूजुअली देखा जाता है कि जिनके अंदर ट्रांसप्लांट की जाती है वो अगर तो प्रॉपर मैचिंग के साथ की जाए तो वो एक्सेप्ट हो जाती है एंड दे लिव अ बेटर लाइफ। बट ये है कि रिस्क जो है वो हमेशा रहता है। So this is related to the kidney transplant. This is the new kidney जो कि यहाँ पर लगाई गई है, and these are the deceased kidneys जो कि ख़राब हो गए थे बट उन्हें निकाला नहीं गया। ये डोनर किडनी है, ये किसी डोनर में से निकाल के और इस रेसिपिएंट के अंदर, इस शख्स के अंदर लगाई गई है। ठीक है जी, कितनी लंबी हो गई। चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर थर्मोरेगुलेशन की बात करते हैं।